हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का अध्ययन करेंगे। यानी कि ये जो पृथ्वी है इसका ये जो केंद्र है, तो ये पृथ्वी के बाहर से केंद्र तक का भाग किस प्रकार से है, उस वहाँ किस प्रकार का टेम्परेचर होता है, उसका डेंसिटी कितना होता है, और उस क्षेत्र का प्रेशर, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में क्या क्या मिलता है, कौन कौन से पदार्थ, धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल और अन्य कौन से वस्तुएं मिलती हैं, इन चीज़ों का अध्ययन हम इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में करेंगे। और साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि किन माध्यमों, किन साधनों या कैसे किन किन स्रोतों का सहारा लेकर हम ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी के बाहर से अंदर की ओर यानी कोर तक कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है, वो किन किन स्रोतों किस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं कि हमें ये पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या क्या मिलता है, उनका हम अध्ययन इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक स्रोत को पता लगाने के लिए यानी पृथ्वी का आंतरिक आकृति यानी इंटीरियर स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, उसका पता लगाने के लिए हम निम्न आधारों का यानी निम्न स्रोतों का सहारा लेते हैं। उसका जो पहला स्रोत है अप्राकृतिक स्रोत है। अप्राकृतिक स्रोत में आपका घनत्व आ जाता है सबसे पहले यानी डेंसिटी, यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों में यदि हम डेंसिटी का अध्ययन करें तो वह इस प्रकार से है। मान के चलिए कि पृथ्वी है, यह पृथ्वी का केंद्र है, और यह पृथ्वी का बाहरी भाग है। तो जैसे जैसे हम बाहर के भाग से अंदर की ओर जाते जाएंगे तो जो डेंसिटी है यानी घनत्व वह बढ़ता जाएगा। पृथ्वी के बाहर में यानी ट्रस्ट पे ये लगभग 2.7 जी ग्राम cm³ होती है, और पृथ्वी के कोर पे यह 11 जी cm³ होती है। यानी बाहर पे ये 2.7 है और अंदर पे 11 या उससे आसपास का, उससे अधिक भी कहीं कहीं पे होती है। ये डेंसिटी अगर पूरे पृथ्वी का देखा जाए तो पूरे पृथ्वी का जो औसत यानी एवरेज डेंसिटी है वह 5.5 जी cm³ होती है। अगर डेंसिटी पृथ्वी में उपस्थित पदार्थों पर भी के नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान के चले हम यहाँ से 50 किलोमीटर अंदर गए, यहाँ से 50 किलोमीटर अंदर गए, यहाँ पे किसी और पदार्थ के धातु है, यहाँ पे किसी और पदार्थ के धातु है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ का जो डेंसिटी होगा यहाँ का डेंसिटी वो दोनों मैच करेगा। हम समान गहराई तक गए परंतु वहाँ उपस्थित जो वस्तुएं हैं उसका जो नेचर है उसकी वजह से डेंसिटी में भी बदलाव आ सकता है। अप्राकृतिक स्रोत में हम दूसरे में पृथ्वी पर पड़ने वाले दबाव यानी प्रेशर का अध्ययन करते हैं, और इस दबाव का अध्ययन करके हम पता लगाने की कोशिश करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार से होगी। जैसे ये पृथ्वी है, हम सभी को ज्ञात है कि पृथ्वी पर दबाव बाहर से अंदर की ओर पड़ती है यानी क्रस्ट से केंद्र की ओर पड़ती है, और जैसे जैसे हम अंदर जाते रहेंगे ये दबाव बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पर जो दबाव पड़ेगा वो कम होगा, फिर जैसे हम अंदर जाते जाएंगे तो यहाँ पे दबाव पड़ेगा वो उससे अधिक, फिर उससे अधिक और अधिक अधिक ये बढ़ता जाएगा। किसी वस्तु पर दबाव यानी प्रेशर उस वस्तु पे उपस्थित कणों जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है, ये गैप इस पर निर्भर करता है। यानी जितना ये गैप अधिक होगा उस पर उस वस्तु
की मजबूती कम होगी और उसका दबाव उतना कम होगा। जैसे जैसे ये गैप कम होता जाएगा यानी वे इसके कण पूरे से सटे सटे होंगे, वे अधिक भारी होगी, उसकी डेंसिटी भी अधिक होगी और वह मजबूत भी होगा और वैसे वस्तुओं का दबाव अधिक भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए कोई लकड़ी है तो लकड़ी के पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर होंगे तो उसका डेंसिटी भी कम होता है और भारी भी कम होता है। और कोई लोहा है उसमें उसके पार्टिकल जैसे सटे सटे होते हैं, अधिक पार्टिकल्स भी होते हैं क्योंकि सटे होने के कारण, और उसकी डेंसिटी इस कारण अधिक भी होती है और वो भारी भी होता है। तो उस पर पड़ने वाला दबाव आपको पता ही है, लोहा का दबाव और लकड़ी का दबाव में फर्क होता ही है। तो इसी प्रकार पहले माना जाता था कि दबाव के कारण ही पृथ्वी के बाहर से केंद्र को जाते हुए डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ता जाता है, परंतु बाद में यह पाया गया कि बाहर से केंद्र जाते हुए एक सीमा तक ही किसी वस्तु का घनत्व उस पर पड़ने वाले दबाव पर निर्भर करता है। उसके बाद उसके पार्टिकल्स उस पदार्थ की प्रकृति का ही पर ही निर्भर करता है उसका घनत्व। अब प्राकृतिक स्रोत पे अब हम तीसरे नंबर पे तापमान का अध्ययन करेंगे। तो तापमान का भी यही नियम है कि जैसे जैसे वो पृथ्वी के क्रस्ट से कोर की ओर जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यानी हर 32 मीटर पे ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। यानी जितने गहराई पे हम जाएंगे तो हर गहराई के हर 32 मीटर नीचे जाते ही 1 डिग्री तापमान आपका बढ़ जाएगा। लेकिन यह भी कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह 32 मीटर पे जाने पे आपका 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ इधर से हम 50 किलोमीटर गए, यहाँ से 50 किलोमीटर गए, तो यहाँ पे भी जो तापमान होगा यहाँ पे भी सेम होगा। वो वस्तु के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, फिर उस पर पड़ने वाला दबाव, फिर उस वस्तु का घनत्व, इन चीजों पर भी ये निर्भर करता है। परंतु ये एक एवरेज लगभग 32 मीटर पर आपका नीचे जाते ही आपका 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। जैसे जैसे नीचे जाइएगा ये तापमान बढ़ते बढ़ते और बढ़ता ही चला जाता है। यह एक अनुपातिक है, बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता है, बस ये 32 से 31 हो सकता है या 33 हो सकता है, 1-2 डिग्री का ही ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, मान के चलिए कहीं पे आपको 50 किलोमीटर पे जो टेम्परेचर मिल गया वो किसी दूसरी जगह पे 52 किलोमीटर पे मिल गया, तो कहीं 53 किलोमीटर पे मिल गया, तो बस वही थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। पर तो हम सामूहिक रूप से कह सकते हैं कि 32 मीटर नीचे जाते ही आपका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है और जितने नीचे जाएंगे उतना आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है कि जैसे हम पृथ्वी के बाहर से केंद्र की ओर जाएंगे आपका घनत्व भी बढ़ता जाएगा, दबाव भी बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद दूसरे स्रोत जिनके आधार पर हम यह कल्पना करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से होगी, उसमें आते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। बहुत से विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं कि पृथ्वी ऐसे बनी, पृथ्वी वैसे बनी। तो उनमें कुछ सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कांट का वायु राशि सिद्धांत, जिसके आधार पर पृथ्वी वायु राशियों से बनी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना वायुदार होनी चाहिए, यानी हवा टाइप से होनी चाहिए। वैसे ही लाप्लास महोदय का निहारिका परिकल्पना, फिर आपका ग्राहनो परिकल्पना जिसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग ठोस होगा, फिर ज्वारीय परिकल्पना जिसके आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल होगा यानी लिक्विड स्टेट पे होगा, फिर उसी प्रकार द्वितारक परिकल्पना, विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, ऐसे और भी कई सारे परिकल्पना है। परंतु इस यहाँ एक ही दिक्कत आती है कि ये जितने भी सिद्धांत है ये सभी आपस में एकमत ही नहीं।
हर कोई अलग अलग कुछ भी बोल देता है, जिसको जो लगा बोल दिया, मन में आए। तो इसीलिए पृथ्वी के ये जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों से हमें कोई पता ही नहीं चलता है, क्योंकि तो आपस में ही झगड़ रहे हैं, ये बोलता ऐसे होगा, वो बोलता वैसे है। तो इससे हमें कोई खास पता नहीं चलता कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है। तो इसीलिए अब हम आते हैं तीसरे स्रोत पे, जो कि है आपका प्राकृतिक स्रोत। यानी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी वो पता लगाने के लिए पृथ्वी के प्राकृतिक स्रोतों का सहारा लेते हैं। इसमें आपका पहला है ज्वालामुखी उद्गार, यानी वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। यानी जब ज्वालामुखी फटती है, जैसे ये मान लीजिए ज्वालामुखी हुआ, ये फटी, इससे जो निकलने वाला लावा बह के निकलता है, जो गैस निकलता है, इन गैस और लावा का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट है वो लोग इन गैसों और इन लावा को लैब में जाके टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि लावा में कौन कौन सा पदार्थ है, यानी कौन कौन सा मेटल नॉन मेटल इस लावा में है, और वो उसका टेम्परेचर क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, उस पर जो इतने भाग, इस पर कितना प्रेशर से ये निकला है। ठीक है, यही सारी चीजों का अध्ययन करके वो साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। यानी जो चीज अंदर होगी वही तो निकली है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। तो उन चीजों का अध्ययन करके हम पता लगाते हैं कि अंदर क्या क्या हो सकती है। परंतु ज्वालामुखी लगभग पृथ्वी के 50 किलोमीटर अंदर तक ही होते हैं, कहीं कहीं अधिक भी होती है। इसके कारण इससे भी हम संपूर्ण रूप से ये पता नहीं लगा सकते कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी है। उसका प्राकृतिक स्रोत के दूसरे क्रम में है भूकंप विज्ञान, यानी सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत जो हमारे साइंटिस्ट या वैज्ञानिक है वो लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। यानी वो लोग भूकंप जब आती है तो उसमें जो वेव आते हैं, जो लहरें आते हैं, भूकंप के जो तरंगे निकलती है भूकंप के झटकों का, तो उन वेव्स को वो लोग डिटेक्ट करते हैं। अलग अलग प्रकार की मशीनें होती हैं, जैसे भूकंप मापी यानी रिएक्टर पैमाने पे हो जाता है। उन वेव्स को वो नोट करते हैं, फिर उन पर रिसर्च करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और पता लगाने का कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। क्योंकि वेव का ये नेचर होता है कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पे वो परिवर्तित होती है, विचलित होती है, कभी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार के वेव्स का अध्ययन करके पता लगाते हैं भूकंप विज्ञान में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। भूकंप विज्ञान के अध्ययन में हम उसमें आने वाले लहरों यानी उसके उत्पन्न होने वाले भूकंप के झटकों में वेव्स को का अध्ययन करते हैं। उन वेव्स को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसका पहला है, उन वेव्स को हम बोलते हैं प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य लहरें, यानी प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इन वेव्स को P से दर्शाया जाता है, इसे हम P वेव भी बोलते हैं। इन वेव्स की गति सर्वाधिक होती है पृथ्वी पे, यानी सबसे अधिक स्पीड के ये वेव्स होते हैं जो सबसे तेजी से पृथ्वी पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। इनकी स्पीड लगभग 6 से लेके 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कहीं कहीं तो ये इससे भी कभी कभी तेज होती है। ये जो वेव्स है ये ठोस मीडियम में बहुत तेजी से चलते हैं, पर जैसे ही ये जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है, इसका बाह्य भाग तो ठोस है, इसके कोर का उसका आसपास का जो भाग है वो लिक्विड भाग यानी तरल है, और ये बाह्य भाग जो है ये ठोस है। ठीक है, अब इस यहाँ पे मान के चलिए ये आपका भूकंप का केंद्र है, यहाँ पे भूकंप आया तो जो P वेव होगी
बहुत तेजी से यहाँ तक आ जाएगी। अब उसके बाद जैसे ये इस लिक्विड स्टेट पे एंटर करेगा तो ये इसकी स्पीड घट जाएगी और ये यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, जिसके कारण ये जो सीधी आ रही थी उसमें थोड़ा सा तिरछापन आ जाएगा। और जैसे ये पुनः यानी फिर से इस तरल भाग से बाहर सॉलिड भाग में आएगा तो वैसे ही ये फिर से तेज हो जाएंगे और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन इसके दिशा में आएगा और ये पुनः इधर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से ये पी वेव ठोस और तरल में गति करती है। भूकंप मापने का जो पैमाना होता है यानी रिएक्टर स्केल पे ये पी वेव सबसे पहले डिनोट होती है, यानी सबसे पहले इसी वेव्स को मापा जाता है। पी वेव्स का जो कमजोर वाला वेव होता है यानी पी वेव्स का ही जो उससे थोड़ी कमजोर वाली वेव्स होंगे उसे क्रमशः हम पीजी और उससे जो कमजोर वाली होंगी उसे पी स्टार से हम दर्शाते हैं। यानी प्राइमरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम पी वेव बोलते हैं और उसका जो कमजोर वाला वेव होगा उसे पीजी और उससे थोड़े और कमजोर वाले पी वेव को पी स्टार वेव कहते हैं। और ये ठोस पे तेजी से गति करती है, ये साउंड की तरह होती है यानी ध्वनि के लहर यानी ध्वनि के वेव जैसी साउंड वेव जैसी होती है जो ठोस पे बहुत तेजी से चल जाती है, परंतु तरल में डिस्टरबेंस आती है, दिशा परिवर्तित होती है और जैसे ही ये पुनः द्रव से ठोस में आती है तो ये फिर से दिशा परिवर्तित करके पुनः तेजी से चलने लगती है। दूसरे वेव के अध्ययन को में हम देखते हैं कि इसे द्वितीय व आड़ी लहरें कहा जाता है यानी सेकेंडरी या ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। इस वेव को एस से दर्शाया जाता है, इसे एस वेव भी बोला जाता है। इस वेव का जो इस एस वेव का स्पीड होता है वो करीब करीब 3 से लेके 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड या कहीं कहीं से थोड़ी बहुत 2-4 पॉइंट स्पीड कम या अधिक भी होती है। इस एस वेव के जो कमजोर वाले वेव होते हैं उसे एस जी वेव और उससे भी जो कमजोर वाले वेव होंगे उसे एस स्टार वेव बोला जाता है। एस वेव का नेचर ऐसा होता है कि जैसे मान चलिए ये पृथ्वी हुआ, ये तरल हुआ पृथ्वी का यानी ये आपका कोर पार्ट है जो कि लिक्विड स्टेट पे है और ये ठोस है, ठीक है, यानी सॉलिड है। और ये आपका मान के चलिए भूकंप केंद्र हुआ। जैसे ही यहाँ पे भूकंप आता है जो ये एस वेव ट्रैवल करेगी, यह ठोस मीडियम में भी आसानी से गति कर लेती है, पर ये जैसे ही लिक्विड पे घुसती है तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है या फिर ये सीधे आके लिक्विड स्टेट के पास से लगभग 120 डिग्री का एंगल बना के किनारे की ओर निकल जाती है, यानी इसे टच होने से पहले परिवर्तित हो जाती है या फिर अगर ये लिक्विड स्टेट में घुसती है तो ये धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाती है। यानी ये सेकेंडरी और टर्शियरी वेव यानी एस वेव पृथ्वी पर सबसे अधिक विनाशकारी भी होती है। इसे रिएक्टर पैमाने पर इस वेव को दूसरे नंबर पे आंका जाता है। इसकी स्पीड 3 से 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एस वेव के कमजोर वेव को एस जी और उससे कमजोर वेव को एच स्टार से दर्शाया जाता है और ये सॉलिड पे तेजी से गति करता है, पर जैसे लिक्विड में एंटर करता है
तो ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब तीसरे वेव में हम अध्ययन करेंगे धरातलीय अथवा दीर्घ अवधि लहरें। इन वेव्स को इन्हें एल वेव कहा जाता है। इसकी जो स्पीड होती है इन वेव्स की वो सबसे कम होती है, लगभग 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। और यह जो वेव है एल वेव, यह पृथ्वी के, मान के चलिए भूकंप हुआ, कोर हुआ, या एक भूकंप का केंद्र हुआ, यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ, तो ये जो एल वेव है ये पृथ्वी के अंदर की ओर नहीं जा पाते बहुत अंदर तक, ये बाहर बाहर यानी क्रस्ट पे ही ये इस प्रकार से गति किनारे किनारे होते हुए गति करने लगती है। इस वेव को सबसे अधिक लंबी दूरी तय करनी होती है और ये पृथ्वी के बाहरी भागों में बहुत अत्यधिक विनाश फैलाता है। यानी सीधे सीधे देखा जाए धरातलीय अथवा दीर्घ अवधि लहरें यानी सरफेस और लॉन्गिट्यूडिनल वेव को एल वेव कहा जाता है, जिसकी स्पीड 2 किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और यह पृथ्वी के क्रस्ट पे ही किनारे किनारे गति करती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी हमने देखा कि 3 प्रकार के वेव होते हैं। पहला आपका पी वेव, फिर एस वेव, फिर एल वेव। इन वेव्स का अगर हम पृथ्वी के पे सामान्य रूप से अध्ययन करें तो वो इस प्रकार से होती है। ये आपका कोर हो गया, ठीक है, और ये मान के चलिए आपका यहाँ पे भूकंप होता है, यानी ये हुआ आपका भूकंप केंद्र, यानी यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब यदि पी वेव की बात करें तो यहां से पी वेव अगर इधर आएगी, यहां चली जाएगी, इधर आएगी, सीधे यहां चली जाएगी, यहां से इधर चली जाएगी, यहां से इधर चली जाएगी, पर जैसे ये यहां आएगी इसमें दिशा परिवर्तित होगी, फिर दिशा परिवर्तित होगी और ये इस प्रकार इधर आएगी। वही इधर आने वाली पी वेव इसमें यहाँ ऐसे परिवर्तित होगी, फिर यहाँ परिवर्तित होगी, यहाँ आएगी। वही कुछ वेव यहाँ इस तरह से आएंगी, उसमें ऐसे परिवर्तन होगा, फिर यहाँ इस प्रकार से आएंगे। कुछ वेव इस प्रकार से आएंगे और यहाँ पी वेव। वही अगर हम एस वेव की बात करें, यानी एस वेव ये यहां से सीधे इधर चले जाएंगे, इधर आएंगे तो सीधे यहां से चले जाएंगे, यहाँ आएंगे तो भी तेजी से यहां से चले जाएंगे। अगर यहाँ आए तो वो तेजी से यहाँ से चले जाएंगे, पर अगर ये एस वेव यहाँ आए तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये तो आपका लिक्विड स्टेट पे है, यानी ये तरल है। इसकी प्रकृति तो तरल है पृथ्वी के केंद्रीय भागों की और उसके आसपास के क्षेत्रों के। तो यहाँ पे तो ये जो भी एस वेव आएगा, एस वेव अपने नेचर के अनुसार यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसका जो एल वेव होगा वो तो इस किनारे किनारे ये बढ़ती जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक टर्म आती है, वो है
शेडो जोन यानी छाया क्षेत्र। ये कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि छाया क्षेत्र किसे बोलते हैं, यानी शेडो जोन किसे बोला जाता है। तो यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ भूकंप उत्पन्न होता है तो इसका प्रभाव यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, यहाँ होता है, और पी वेव की वजह से यहाँ से यहाँ होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है, इधर भी यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ तो भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि एस तो यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ से यहाँ, इधर तो आने पर पी वेव में बदलाव होके इधर आ रहा है। तो ये जो क्षेत्र हुआ, यहाँ भूकंप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यहाँ से यहाँ तक का, इस क्षेत्र को ही हम छाया क्षेत्र कहते हैं, और इसको छाया क्षेत्र कहते हैं। तो उन वेव्स का अध्ययन करने के बाद एक और टर्म निकल के आता है, जो है भूगर्भ के परतों की रासायनिक संरचना। उनकी रासायनिक संरचना किस प्रकार से है, हम यहाँ उनका अध्ययन करेंगे, यानी उनमें प्राप्त वस्तुएं किस प्रकार से है उनका अध्ययन। भूगर्भ के परतों की रासायनिक संरचना कुछ इस प्रकार से है। ये क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के निचले भागों से, यानी क्रस्ट से मेंटल के कुछ भागों तक जो संरचना पाई जाती है, उन यानी यहाँ पे मुख्य रूप से मिलने वाले पदार्थों में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। बस उसके बाद मेंटल से कोर की ओर जाते हुए सियाल के क्षेत्र को पार करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिकता में पाई जाती है, इसलिए इसे सीमा क्षेत्र कहा जाता है। सीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। फिर कोर पे केंद्र क्षेत्र के समीप इस क्षेत्र को नीफे कहते हैं, यानी इसमें निकिल और फेरस यानी आयरन की, लोहे की अधिकता पाई जाती है। यानी अगर देखा जाए पृथ्वी के बाहर से जाते हुए अंदर की ओर लगभग यहाँ पे 3 क्षेत्र बन रहे हैं। एक आपका सियाल का, जिसपे सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है। दूसरा आपका सीमा का क्षेत्र बन रहा है, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। तीसरा जो आपका क्षेत्र बन रहा है वो नीफे का, यानी निकल और फेरस यानी आयरन की अधिकता पाई जाती है। ऐसा नहीं कि इन क्षेत्रों में कोई आपको दूसरे पदार्थ, दूसरे धातुएं नहीं मिलती है, परंतु इनकी अधिकता उन क्षेत्रों में अत्यधिक होती है, जिसके कारण इसे इस प्रकार नामांकित किया गया है। अब हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हम उसके कास्ट चित्र यानी उसके कटा हुआ चित्र देखेंगे पृथ्वी का। मान के चलिए ये पृथ्वी है, ये उसका केंद्र है, तो हम इस भाग का यानी यहाँ से यहाँ इस भाग का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी को बाहर से अंदर की ओर लगभग 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो क्षेत्र है उसे क्रस्ट कहते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है उसे मेंटल कहते हैं, और तीसरे क्षेत्र को कोर कहते हैं। क्रमशः इन्हें भी 2 भागों में बांटा जाता है। क्रस्ट को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें ऊपर वाले भाग को हम अपर क्रस्ट, नीचे वाले भाग को लोअर क्रस्ट बोलते हैं। वही मेंटल को भी आगे 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें ऊपर वाले भाग को अपर मेंटल, नीचे वाले भाग को लोअर मेंटल कहते हैं।
कोर को भी क्रमशः दो भागों में बांटा जाता है। इसके ऊपर के भाग को हम अपर कोर, नीचे के भाग को लोअर कोर कहा जाता है। यदि पृथ्वी के यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस यानी दूरी की बात की जाए तो वह 6371 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी का क्रस्ट से लेके केंद्र तक का जो दूरी है 6371 किलोमीटर है। और अगर क्रमशः प्रत्येक क्षेत्र की दूरी की बात की जाए तो यहाँ पे ये 0 किलोमीटर होगा, यहाँ पे ये 50 किलोमीटर होगा, यहाँ पे 200 किलोमीटर होगा, यहाँ पे ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करने वाले क्षेत्र को में लगभग ये 750 किलोमीटर होगा। मेंटल कोर को डिवाइड करने वाले क्षेत्र में 2900 किलोमीटर पे होगा और अपर कोर लोअर को डिवाइड करने वाले क्षेत्र लगभग 5150 किलोमीटर पे होगा। और ये कोर तो 6370 किलोमीटर पे होगा। यहाँ दो चीजें आती है। पहला जो क्रस्ट और मेटल को डिवाइड करती है ये क्षेत्र हुआ, इसे हम मोह डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि मोह डिसकंटिन्यूटी किसे बोलते हैं तो मोह डिसकंटिन्यूटी पृथ्वी के आंतरिक भाग में का वह क्षेत्र है जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। लगभग यह 200 किलोमीटर पृथ्वी की गहराई पे बाहर की ओर से अंदर की ओर जाते हुए 200 किलोमीटर की गहराई पे होती है। उस क्षेत्र को मोह डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। वही एक आपका दूसरा क्षेत्र बनता है यहाँ पे जो आपका मेंटल और कोर को अलग करता है, इसे हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। यानी जो मेंटल और कोर को अलग करता है, जो लगभग 2900 किलोमीटर के क्षेत्र पर बनी होती है ये विभाज्य रेखा, उसे हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब अगर इस क्षेत्र पे अगर डेंसिटी की बात की जाए तो यह अपर क्रस्ट पे लगभग 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगी। और अगर वही लोअर क्रस्ट पे बात की जाए तो लगभग 2.9 होती है। और अपर मेंटल पे यह 3.1 से लेके 3.5 तक होती है। फिर लोअर मेंटल पे यह 4.5 होती है। फिर उसी प्रकार अपर क्रस्ट पे यह 7.5 पे होती है और लोअर कोर पे यह 11 GCm³ या उससे थोड़ी अधिक कम होती है। यानी यहाँ तक ये चित्र से क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी के बाहर से अंदर की ओर जाते हुए जो डेंसिटी है यहाँ पे ये क्रमशः बढ़ती जाती है, प्लस जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वह भी ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए बढ़ती जाती है। यानी डेंसिटी और टेम्परेचर ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए दोनों ही बढ़ती जाती है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपने
पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, किस किस क्षेत्र में उसकी डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर कितनी कितनी होती है, सियाल, सीमा, निफे, मोर डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब अगली कक्षा में हम भू संतुलन का अध्ययन करेंगे, यानी आइसोस्टेसिस का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ।